एक बार फिर से आप सभी का टेक्नोराइज में स्वागत है दोस्तों। हमने जो अभी टेस्ट दिया है संडे टेस्ट, चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 ऑफ IRTMM इंडियन रेलवे ट्रैक मशीन मैनुअल, हाल ही में हमने 14 तारीख को जो ये टेस्ट दिया है, इस टेस्ट का जो सोल्यूशन जो है मैं आपके पास लेकर आया हूं दोस्तों। एंड नॉट ओनली द सोल्यूशन, एज यूजुअल हमारा ये जो सोल्यूशन है इट विल बी अलोंग विद द क्रॉस रेफरेंसेस। ठीक है, तो आए दोस्तों, विदाउट फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने है स्क्रीन पर। TMO shall be responsible for, ऑप्शन है मैन पावर प्लानिंग इंक्लूडिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रैक मशीन्स, ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ ट्रैक मशीन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक मशीन। एज यू कैन सी आंसर आपके स्क्रीन पर है ऑल ऑफ द अबव। रेफरेंस यहाँ पर हमने लिखा है पैरा 102 पॉइंट नंबर 1 IRTMM। तो IRTMM के अंदर हम लोग आकर जरा देख लेते हैं इसका सोल्यूशन कहाँ पर दिया हुआ है। एग्जैक्टली आप देखेंगे पैरा 102 उन्होंने कहा था, पैरा 102 के बारे में कहा गया है कि पैरा 102 के अंदर सॉल्यूशन है, तो हम लोग जो है पैरा 102 पॉइंट नंबर 1 में है। तो फंक्शंस ऑफ ट्रैक मशीन्स के अंदर आप यहाँ पे देखिए, ये लाइन यहाँ पर है, टीओमो शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। सेम पॉइंट्स यहाँ पर से, ये चारों पॉइंट में से 3 पॉइंट लिए गए हैं। तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो गया, मैन पावर प्लानिंग इंक्लूड ट्रेनिंग डेवलपमेंट, प्लानिंग डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रैक मशीन, ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ ट्रैक मशीन, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डैश shall be in charge of CPOH workshop, dash shall be the in charge of CPOH workshop and will be responsible for periodic overhauling of machine। कौन इंचार्ज होगा? डेप्यूटी चीफ इंजीनियर, एक्सीएन, CTM, SSC, JE। आंसर है SSC, सॉरी डेप्यूटी चीफ इंजीनियर ट्रैक मशीन CPOH। तो पैरा 102 सेम पैराग्राफ, यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो पॉइंट नंबर 4 के अंदर हम लोग देख लेते हैं, डेप्यूटी चीफ इंजीनियर, दिस इज द लाइन विच वी आर टॉकिंग अबाउट। ये वो लाइन है, डेप्यूटी चीफ इंजीनियर शाल बी द इंचार्ज ऑफ CPH वर्कशॉप एंड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पीरियोडिक ओवरहॉलिंग ऑफ मशीन्स। असिस्ट इनको करेंगे एक्सीएन, SSC, JE। ट्रैक मशीन मेंटेनेंस एंड मशीन असिस्टेंट वो दूसरी चीज है, लेकिन इंचार्ज कौन होंगे? डेप्यूटी चीफ इंजीनियर ट्रैक मशीन CPOH। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दैट इज एक्सीएन और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर AXN, इनकी ड्यूटीज के बारे में बात हुई है। ऑप्शन, इंस्पेक्शन मेंटेनेंस ऑफ ऑल मशीन्स, मेंटेनेंस शेड्यूल्स, ट्रेनिंग ऑफ प्रोबेशनर, ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल्स, इंस्पेक्शन बाय हायर ऑफिशियल, इनिशिएट प्रपोजल, प्लान फॉर मेजर शेड्यूल्स। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। रेफरेंस आपको मिल जाएगा पैरा 103 के अंदर। ठीक है, काफी एक्सटेंसिव है ये पैराग्राफ। अगर आप देखेंगे पैरा 103, तो इसमें से मैं कुछ ही पॉइंट्स ले पाया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारे के सारे काम उनके ही है। ट्रेनिंग ऑफ प्रोबेशनर सर्विस के अंदर आ गया, स्टाफ मैटर्स भी आ जाता है, ऑब्जर्वेशन रूम, इंस्पेक्शन बाय हायर ऑफिशियल्स। इस तरीके से लाइक दिस लिस्ट इज क्वाइट एक्सटेंसिव। तो आंसर हमारा, जैसे मैंने कहा, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, स्टाफ मैटर्स इन TMO इज हैंडल्ड बाय whom? डेप्यूटी चीफ इंजीनियर, CTM, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एक्सीएन, नन ऑफ द अबव। पैरा 103 के अंदर ही है स्टाफ मैटर्स। स्टाफ मैटर्स आप मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टाफ मैटर्स यहाँ पर जो है देखिए, स्टाफ मैटर्स कौन डील कर रहा है, किन के बारे में बात हो रही है? ड्यूटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, AXN, एक्सीएन और AXN के अंडर में आता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, SSC TMSD यानी सीनियर सेक्शन इंजीनियर ट्रैक मशीन सैटेलाइट डेपो shall have thorough knowledge of the rules and regulations and procedures concerning his work and duties as laid down in this extant order in this what, यहाँ ब्लैंक है, IRTMM, IRPW, इंजीनियरिंग कोड एंड डिपार्टमेंटल कोड, GNSR, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव है। पैरा 104 पॉइंट नंबर 3 में हम जाएंगे। पैरा 104 पॉइंट नंबर 3 के अंदर हम जाएंगे। ही शैल हैव मीन दैट मींस ड्यूटीज ऑफ SSC TMSDI ना, तो इनके बारे में कहा है। सैटेलाइट डेपो इंचार्ज के बारे में, सैटेलाइट डेपो इंचार्ज के बारे में कहा है, he shall have thorough knowledge of the rules and regulation procedure concerning his work and as laid out in this manual and it IRTMM, GNSR, IRPWM, engineering code and other departmental code, extant orders and circulars issued from time to time. So this is the answer for that question. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 6,
Machine assistant shall assist SSC, JE, track machines and track machine maintenance in performing their functions. Option A, to keep the machine in neat and clean condition, to replace spares like tamping tools, to recoup HSD oil as required. ऑप्शन यहाँ पर 1 2 1 3 एंड 1 2 एंड 3 दिया है। ये तीनों के तीनों काम, इनके अलावा भी कुछ काम है, लेकिन ये तीनों के तीनों यहाँ पर सही है। 1 2 एंड 3 पैरा 110 में हम जाएंगे इसके लिए। तो लेट अस मूव टू पैरा 110। पैरा 110 के अंदर हमको इसका आंसर मिल जाएगा। ड्यूटीज ऑफ मशीन असिस्टेंट एज आई सेड, मशीन टू कीप द मशीन नीट एंड क्लीन, ये भी इनका काम है। रिप्लेस द स्पेयर, टैंपिंग टूल, रिकूप एचएसडी ऑयल, फिर बाद में ट्रैक मशीन मेंटेनर को हेल्प करना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, लाइक दिस लिस्ट इज एक्सटेंसिव। ये सारे काम ट्रैक मशीन असिस्टेंट के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। टीआरटी शैल बी इंस्पेक्टेड बाय, sorry, TRT shall be inspected as per prescribed schedule in accordance with detailed checklist by किसका? डिटेल चेकलिस्ट से कौन चेक करेंगे? डेप्यूटी चीफ इंजीनियर ट्रैक मशीन लाइन के बारे में पूछा, उनका इंस्पेक्शन स्केड्यूल पूछा। इंस्पेक्शन स्केड्यूल बाय डेप्यूटी चीफ इंजीनियर ट्रैक मशीन लाइन। ऑप्शन है ईयरली, 1 in 6 months, 1 in 3 months, फोर्टनाइटली। पैरा 113 में टेबल 1.1 है दोस्तों, वहां पर हमें इसका आंसर आसानी से मिल जाया करेगा। तो पैरा 113 में आए चलते हैं हम लोग। पैरा 113, सो पैरा 113 आपके सामने देखिए, पहले देख लीजिए। इंस्पेक्शन बाय ऑफिशियल्स ऑफ ट्रैक मशीन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके अंदर जो ऑफिशियल्स के अंदर डेप्यूटी चीफ इंजीनियर ट्रैक मशीन लाइन, एएक्सीएन, एक्सीएन, एसएससी टीम, ये सारे के सारे आ जाते हैं। हमसे पूछा है टीआरटी के बारे में, तो लेट अस सी इट, ठीक है। डेप्यूटी चीफ इंजीनियर टीआरटी, आंसर क्या हो गया? 6 months हो गया। तो हमारा रेफरेंस के हिसाब से 1 in 6 months या आंसर हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीएम एसबीसीएम बलास क्लीनिंग मशीन या शोल्डर बलास क्लीनिंग मशीन इंस्पेक्शन शेड्यूल किसके द्वारा? एक्सीएन एक्सीएन ट्रैक मशीन लाइन द्वारा, ठीक है। मंथली, 2 month, 3 months, फोर्टनाइटली। पैरा 113 के अंदर ही यहाँ पर भी इसका भी आंसर दिया हुआ है। लेट अस मूव देयर। एक्सीएन टीएम लाइन बीसीएम के बारे में कहा है, तो लेट अस मूव टॉगल अबव, थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा हमें। ये देखिए, हाँ, ये देखिए आपको मिल जाएगा आपके स्क्रीन पर। एक्सीएन एक्सीएन बीसीएम 2 months, देखिए ना, तो कितना दिन में? 2 महीने में। हाउ मच? 2 months के अंदर ये हमारा स्केड्यूल होगा। तो ये हो गया हमारा 2 months, एवरी 2 months। क्वेश्चन नंबर 9, आरजीएम रेल ग्राइंडिंग मशीन, टीआरटी, टीएलई, पीसीसीएम, बीसीसीएम रेल ग्राइंडिंग मशीन, ट्रैक रिलेइंग ट्रेन, ट्रैक लेइंग इक्विपमेंट, पॉइंट एंड क्रॉसिंग चेंजिंग मशीन एंड बीसीएम शैल बी इंस्पेक्टेड बाय एएन फॉर ओपन लाइन। वहां ट्रैक, वहां पे लाइन लिखा था, वहां पे ट्रैक मशीन लिखा था ना, और यहाँ पर क्या लिखा है? ओपन लाइन, यानी कि जो सेक्शन में जो काम करते हैं उनकी बात हो रही है। एएन फॉर ओपन लाइन, जो मेंटेनेंस के ओपन लाइन मेंटेनेंस वाले एएन है उनकी बात हो रही है। तो ये वह कब इंस्पेक्शन करे? आरजीएम, टीआरटी, टीएलई, पीसीसीएम की कब करेंगे? ऑप्शन आपके सामने मंथली, फोर्टनाइटली, 2 months और एज पर द नीड है। पैरा 114 के अंदर आपको मिलेगा। पैरा 113 हमारा है टीएमओ ऑफिशियल्स का था, पैरा 114 हमारा जो है ओपन लाइन के स्टाफ के लिए। तो आए हम जरा वहां पर बढ़ते हैं आगे। पैरा 114 इंस्पेक्शन शेड्यूल ऑफ ओपन लाइन ऑफिशियल्स। तो यहाँ पर बात हुई है एएन की, मशीनें हमारी है, आरजीएम वगैरह है। तो आप यहाँ देखिए फोर्टनाइटली, यानी 15 दिन में। एएन को कब करना है? फोर्टनाइट। आरजीएम, टीआरटी, टीएलई, पीसीसीएम एंड बीसीएम फोर्टनाइटली इनका इंस्पेक्शन हमें इन्हें करना है। आई मीन क्वेश्चन नंबर 10, टीआरटी टू बी चेक्ड for following dash by TMO as well as open line officials, यानी ये भी कॉमन चीज का है भाई। ट्रैक मशीन ऑफिशियल्स भी चेक करेंगे, ओपन लाइन ऑफिशियल्स भी चेक करेंगे। किन चीजों के लिए चेक करेंगे टीआरटी में? तो ऑप्शन दिया, कंडीशन ऑफ बीएफआर, गैंट्री रेल एंड ब्रिज रेल, स्लीपर पिकिंग एंड लेइंग सिस्टम, स्लीपर स्पेसिंग इंडेक्स, ठीक है। आंसर है दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। तो पैरा 1151 पॉइंट नंबर 3 के अंदर आपको मिलेगा ये। पैरा 1151 पॉइंट नंबर 3। तो आए पैरा 115 के अंदर हम चले जाते हैं। लेट अस मूव टू पैरा 115 ए बी एंड देन सी, पॉइंट नंबर 3। पहले मैं आपको यहाँ ये बता दूं, मशीन स्पेसिफिक आइटम्स के बारे में बात हो रही है। पॉइंट नंबर सी में, आइटम्स टू बी चेक फॉर डिफरेंट मशीन्स बाय टीएमओ एज वेल एज ओपन लाइन। ये रेफरेंस मैंने यहाँ से आपको दिया, देखिए ना, बाय टीएमओ एज वेल एज ओपन लाइन ऑफिशियल्स,
टीएमओ एज वेल एज ओपन लाइन ऑफिशियल्स के बारे में कहा है। अब इसके अंदर हम आगे फर्दर जाएंगे तो पॉइंट नंबर 3 में दिया है कि भाई क्या आइटम्स है जो दोनों ही को चेक करने हैं। तो है कंडीशन ऑफ बीएफआर, गैंट्री रेल एंड ब्रिज रेल, स्लीपर पिकिंग एंड लेइंग सिस्टम, स्लीपर स्पेसिंग सिस्टम। तो दिस इज द परफेक्ट आंसर फ्रॉम देयर। तो आपको दिखाई दिया ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, open line officials shall look for the following items also in addition to those listed above। ओपन लाइन ऑफिशियल के बारे में कहा है कि जो बाकी चीजें हैं उसके अलावा और क्या क्या देखेंगे। आउट ऑफ द मशीन इन द ट्रैफिक ब्लॉक, टाइम अगर दे शुड चेक टैंपिंग चार्ट, चेक रीजन, सजेस्ट फॉर रेमेडीज टू इंक्रीज टैंपिंग साइकिल। इन बीसीएम दे शैल इंश्योर द डेप्थ ऑफ कटिंग इज जुडिशियस मिक्स ऑफ लिफ्टिंग एंड एक्सकेवेशन बेस्ड ऑन एडवांस सर्वे प्रपोज लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन। ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। पैरा 115 पॉइंट नंबर 3। पैरा 115 के अंदर हम ऑलरेडी है 1 पॉइंट में है हम लोग, पॉइंट नंबर 2 एंड देन नाउ पॉइंट नंबर 3 विल बी हेडिंग टू। तो इंस्पेक्शन ऑफिशियल, इंस्पेक्टिंग ऑफिशियल्स ऑफ ओपन लाइन के बारे में यहाँ पर कही जा रही है बात। क्या कहा जा रहा है, ओपन लाइन ऑफिशियल शैल लुक फॉर द फॉलोइंग आइटम्स आल्सो इन एडिशन टू दोज लिस्टेड अबव। यानी ऊपर बहुत सारी चीजें दी थी वो तो देखना है, उसके अलावा क्या देखना है उनको, ओपन लाइन ऑफिशियल्स को क्या देखना है, इंस्पेक्टिंग ऑफिशियल्स ऑफ ओपन लाइन, आउटपुट ऑफ द मशीन विज फेस ब्लॉक, यानी कि मशीन ब्लॉक में कितना आउटपुट दे रही है वो देखना जरूरी है। और टाइम पर है यानी टैंपिंग मशीन से दे शुड check the tamping charts and check reasons and suggest remedies to increase tamping cycle। tamping cycle increase करने की कुछ remedies वगैरह दी जाए, यानी बार बार ना हो, मतलब tamping cycle increase कैसे की जाए। इसी तरह अगर बीसीएम है तो इन बीसीएम दे शैल एंश्योर दैट डेप्थ ऑफ कटिंग इज अ जुडिशियस मिक्स ऑफ लिफ्टिंग एंड एक्सकवेशन बेस्ड ऑन एडवांस सर्वे एंड प्रपोज लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन। यानी कि बीसीएम मशीन चल रही तो जो डेप्थ ऑफ कटिंग जो है उसके अंदर सिर्फ एक्सकवेशन ही नहीं होना चाहिए, सिर्फ लिफ्टिंग नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ मिक्स ऑफ लिफ्टिंग एंड एक्सकवेशन। वो बोला है चेक बेंचमार्क्स एंड रेफरेंस मार्क्स एंड ऑब्लिगेटरी पॉइंट। जो भी बेंचमार्क्स है, रेफरेंस मार्क्स और ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स, इनको चेक किया जाए। लिस्ट अगर हम देखेंगे तो यहीं तक है, इतनी चीजें हैं इसके अंदर। तो ये हमने देख लिया कि हमारा ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में हम जाते हैं। टैंपिंग मशीन्स आर यूज्ड to improve the track geometry to achieve target or predetermined parameter levels, measure the existing track parameter, lifts it to enable correction of the cross level and alignment। आंसर है ऑल ऑफ द अबव, पैरा 202। पैरा 202 के अंदर में लिखा है टैंपिंग मशीन मेजर द एग्जिस्टिंग ट्रैक पैरामीटर एंड लिफ्ट्स इट टू इनेबल करेक्शन ऑफ द क्रॉस लेवल एंड अलाइनमेंट टू अचीव टारगेट और प्री डिटरमाइंड पैरामीटर वैल्यूज विद एन एम टू इंप्रूव द ट्रैक ज्योमेट्री। तो दिस इज द परफेक्ट पैराग्राफ फ्रॉम वेयर वी हैव टेकन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में हम जाते हैं। TCCT स्टैंड्स फॉर, व्हाट इज दिस TCCT? TCCT का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है ट्रैक्सल टैंपिंग टूल, टाइटेनियम कार्बन टैंपिंग टूल, टंगस्टन कार्बाइड टैंपिंग टूल, टाइटेनियम कार्बाइड टैंपिंग टूल। इस तरीके से हमने 4 ऑप्शन हमारे थे। पैरा 203 पॉइंट नंबर 3 के अंदर आपको TCCT का फुल फॉर्म मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 2 हो गया और ये पॉइंट नंबर आपका 3। यहाँ देखेंगे टैंपिंग टूल के बारे में कुछ बातें हो रही है, तो यहाँ पर यहाँ से मैंने उठा लिया। एक्चुअली इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस हुआ था। टैंपिंग टूल विथ कार्बाइड शील्ड कॉल्ड टंगस्टन कार्बाइड टैंपिंग टूल आर नाउ बीइंग यूज्ड फॉर इंप्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ टूल्स। तो कौन सा है TCCT का फुल फॉर्म? टंगस्टन कार्बाइड टैंपिंग टूल, टंगस्टन कार्बाइड टैंपिंग टूल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। Next is question number 15. In case of tamping machines, the lifting and lining unit is positioned in dash of the tamping units. Tamping मशीनों में लिफ्टिंग और लाइनिंग यूनिट कहाँ पोजीशन की जाती है? क्या वो रियर में की जाती है टैंपिंग टूल्स के, फ्रंट में की जाती है, या उसी के लाइन में होती है, या उसके बैक साइड में होती है? तो पैरा 203 पॉइंट नंबर 4 में हम जाएंगे। बिल्कुल आपको बिल्कुल इसके नीचे ही मिल गया है। लिफ्टिंग एंड द लिफ्टिंग एंड लाइनिंग यूनिट इज पोजीशन, द लिफ्टिंग एंड लाइनिंग यूनिट इज पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द टैंपिंग यूनिट्स। आंसर इज फ्रंट। कहां पर? आगे होता है, पहले लाइनिंग होगा तब तो टैंपिंग होगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही है। क्वेश्चन नंबर 16, फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, फोकस्ड ऑन द क्वेश्चन, इज नॉट ट्रू दैट इज फॉल्स भी बोल सकते हैं।
following is not true about satellite unit in continuous sleeper tamping machine. Tamping and lifting cum unit linings are provided on the separate unit, same unit. Satellite unit is placed on an independent frame. Units can move independent on the main frame. ये चार ऑप्शंस आपके पास है, इसमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा इसके अंदर सही नहीं है? आंसर आपको दिख रहा है सेम यूनिट पे। यहाँ पे देखिए, मैं आपको पैरा 203 पॉइंट नंबर 5 में लेकर जाता हूँ, वहां पे आपको इसका परफेक्ट आंसर मिल जाएगा, वहां हम डिस्कस करेंगे। सैटेलाइट यूनिट देखो बिल्कुल नीचे ही मिल गया हमें। कंटिन्यूस स्लीपर टैंपिंग मशीन हैव टैंपिंग एंड लिफ्टिंग यूनिट कम लाइनिंग प्रोवाइडेड ऑन द सेपरेट यूनिट पर प्रोवाइड किया जाता है। Satellite unit is placed on an independent underframe which is mounted on it can move independent on the main frame। यानी ये तीनों हाईलाइट मैंने जो किए थे, सेपरेट यूनिट पे किए जाते हैं, इंडिपेंडेंट अंडर फ्रेम में होता है, और इट कैन मूव इंडिपेंडेंट, आगे पीछे वो हो सकता है। तो हमारा ये तीन तो ऑप्शन सही हो गया। तो ये वाला जो था ना, सेपरेट यूनिट की जगह सेम यूनिट, ये जो है टर्म जरा मिसगाइड कर रहा था। दिस वन इज द रॉन्ग ऑप्शन, ये हमारा गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टैम्पर विद सैटेलाइट यूनिट? इनमें कुछ चार मशीनों के नाम दिए गए हैं, इनमें से पूछा है कि इनमें से कौन सा टैम्पर विद सैटेलाइट यूनिट है। टैम्पर विद सैटेलाइट यूनिट इनमें से कौन सा है? तो पैरा 204 2B में हम चले जाएंगे। पैरा 204 2B में हम चले जाएंगे। पैरा 204 2B। सो लेट अस मूव 2041 में है। यहाँ पर हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स आर देयर। 2 में हम चले जाए थे। देखिए यहाँ पे मैं आपको जरा एक चीज बता दूं, 2041 भी देख लेते हैं जरा, दोनों ही काम की चीजें विदाउट सैटेलाइट में। तो हमारे ऑप्शंस मैच करते हैं। देखो विदाउट में डियोमेटिक में है 832 और VPR2M, ये क्या है हमारे ऑप्शन में? VPR2 विद फ्लैट का रशिया, यस दिस वन इज देयर। तो ये किसके अंदर है? विदाउट सैटेलाइट में, विदाउट सैटेलाइट यूनिट के अंदर ये है। तो भाई ये तो हमारा नहीं है आंसर, ये रूल आउट हो गया। यानी ये वाला जो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 तो नहीं है, ये तो पता चल गया। फिर आगे का देखते हैं। 0832 WST विद फ्लैट MX रशिया, ये भी है। यानी कि ये दोनों हमारे आंसर तो नहीं हो सकते। दीज टू आर सॉरी, आई एम सॉरी, ये दोनों नहीं है, ये दोनों ऑप्शंस हमारे नहीं है। बचा अब ये दोनों बचा, टैंपिंग एक्सप्रेस और यूनिमैट कॉम्पैक्ट स्प्लिट हेड। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। ड्यूमेटिक में से तो हमको दो रूल आउट हो गए हमारे। अब यूनिमैट इसके अंदर क्या है? यूनिमैट में कौन कौन सा मॉडल है हमारे पास? यूनिमैट कॉम्प्लेक्स स्प्लिट MFI, कॉम्पैक्ट स्प्लिट MFI। देखिए यूनिमैट कॉम्पैक्ट स्प्लिट MFI ये किसके अंदर आ रहा है? ये है आपके ओवरऑल, देखेंगे आप तो ये पूरा टेम्पर विद सैटेलाइट यूनिट के अंदर है, विदाउट सॉरी आई एम सॉरी, टेम्पर विदाउट सैटेलाइट यूनिट के अंदर। तो 1 के अंदर ही है ये आपका, ये ऑप्शन भी मल्टीपर्पज के अंदर यूनिमैट कॉम्पैक्ट स्प्लिट हेड MFI। यानी ये तीसरा वाला भी नहीं है। यानी आंसर तो अब यही हो गया, टैंपिंग एक्सप्रेस ही हो गया। ये तो रूल आउट करने से भी पता चल गया। प्लस हम पैरा 204 2B में भी अगर चले जाएंगे तो विद सैटेलाइट यूनिट, तो आप यहाँ पर देखेंगे टैंपिंग एक्सप्रेस 093X प्लेन ट्रैक टैंपर्स। तो ये आपका क्या है? दो टाइप का मशीन दिया, एक CSM दिया है और दूसरा दिया टैंपिंग एक्सप्रेस 093X प्लेन ट्रैक। ये क्या है हमारा? सैटेलाइट यूनिट वाला। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर फ्लैट बॉटम स्लीपर डिजायरेबल गैप बिटवीन टॉप एज ऑफ द टैंपिंग टूल ब्लेड एंड बॉटम एज ऑफ द स्लीपर। फ्लैट बॉटम स्लीपर, गैप बिटवीन द टॉप एज ऑफ द टैंपिंग टूल एंड बॉटम एज ऑफ द स्लीपर विल बी कितना है? 10 से 15, 15 से 20, 20 25, 22 25। पैरा 206 पॉइंट नंबर 2, पैरा 206 पॉइंट नंबर 2 के अंदर हम जाएंगे। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है, देखिए पॉइंट नंबर 2 टैंपिंग डेप्थ के बारे में बात हो रही है। तो फ्लैट बॉटम स्लीपर डिजायरेबल गैप बिटवीन टॉप एज ऑफ द टैंपिंग टूल ब्लेड एंड बॉटम एज ऑफ द स्लीपर, आंसर क्या है? 15 से 20, 15 से 20 mm है। मेटल स्लीपर होता तो 22 से 25 था, लेकिन फ्लैट बॉटम क्योंकि कहा है तो 15 से 20 mm होगा। तो हमारा आंसर 15 to 20 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइब्रेशन प्रेशर ऑफ टैंपिंग टूल वेरीज फ्रॉम मशीन टू मशीन एंड रेंजेस फ्रॉम, देखो मैंने
हियर आई डिडंट पुट द ब्लैंक मार्क, तो आंसर तो आपको सीधे ही मिल गया, इट्स माय मिस्टेक। तो आंसर इज 150, जो यहाँ पे देख रहे हैं आप 206 पॉइंट नंबर 4। इसको जरा हम खाली ऐसे ही देख लेते हैं। लाइक आंसर तो यहाँ पर है ही। वाइब्रेशन प्रेशर के बारे में यहाँ बात हुई, तो वाइब्रेशन प्रेशर ऑफ टैंपिंग टूल इज सो एडजस्टेड दैट वाइब्रेशन डज नॉट स्लो डाउन और स्टॉप इवन while penetrating the ballast. Vibration pressure ranges from machine to machine and ranges from 150 to 210। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं था आपको, तो आंसर रेडीमेड आंसर आपको मिल गया। बैड फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन इट वाज। क्वेश्चन नंबर 20, टैंपिंग साइकिल एंड स्क्वीजिंग टाइम। Tamping cycle and squeezing time के बारे में बात हो रही है। Normal setting of the machine is such that lifting and lining of track starts when the tamping unit is lowered by about dash mm from its zero position. Squeezing action commences about dash mm before the tool reaches the target game। यानी दो चीजों के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। क्या? लिफ्टिंग एंड लाइनिंग स्टार्ट कब होता है? कितना नीचे जीरो पोजीशन से कितना नीचे जाने के बाद लिफ्टिंग लाइनिंग स्टार्ट होता है, एक सवाल ये पूछा। दूसरा, स्क्वीजिंग एक्शन कब चालू होता है? हाँ, दो क्वेश्चन यहाँ पर है। ऑप्शन है 80 50 90 30 100 30 110 20। पैरा 206 पॉइंट नंबर 5। यहाँ पे डायग्राम से भी अगर हमको समझता होगा तो हम यहाँ देख सकते हैं, है कि नहीं। लिफ्टिंग लाइनिंग 100 mm के बाद में, और उसके बाद में 30 mm पे स्क्वीजिंग का हमारा काम होता है। वैल्यूज में अगर आपको रिटर्न में चाहिए तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, नॉर्मल सेटिंग ऑफ मशीन इज सच दैट लिफ्टिंग एंड लाइनिंग ऑफ ट्रैक स्टार्ट्स व्हेन द टैंपिंग यूनिट इज लोअर्ड बाय अबाउट 100 mm फ्रॉम इट जीरो पोजीशन। यानी जो जीरो पोजीशन हम जब सेट करते हैं 15 से 20 mm वाला, जब वो सेट करते हैं वहां से जब 100 mm नीचे आता है तो उस टाइम टैंपिंग यूनिट जो है लोअर हो जाती, लिफ्टिंग एंड लाइनिंग शुरू हो जाती है। टैंपिंग यूनिट तो नीचे हुई 100 mm नीचे, लिफ्टिंग लाइनिंग यूनिट जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। और जब टारगेट डेप्थ जहां तक पेनिट्रेशन करना है ना, वहां पहुंचने के 30 mm पहले जो स्क्वीजिंग एक्शन स्टार्ट हो जाता है। स्क्वीजिंग एक्शन स्टार्ट्स 30 mm बिफोर। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा आंसर था 130। 130 वाज द आंसर। तो आप यहाँ देखो 100 mm है, और यहाँ पे बाद में 30 mm भी आप देख सकते हैं, 130 mm। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया, लोअरिंग हो गया 100 mm पे, फिर उसके बाद में क्या हो गया, स्क्वीजिंग चालू हुआ। ठीक है, तो दिस इज द रेफरेंस फॉर दैट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इनिशियल और जीरो पोजीशनिंग ऑफ टैंपिंग टूल। यहाँ पे दो डायग्राम दिए गए हैं दोस्तों। एक डायग्राम में आप देखेंगे कि जो है ऊपर रेल दिखाई दे रही है, वही टैंपिंग टूल है, वहीं पे रेल के हेड से 15 से 20 mm नीचे सेट किया है। और दूसरे में दिया है कि स्लीपर के नीचे लेकर जाके 15 से 20 mm नीचे है, वहां पर दिया हुआ है। तो इनमें से कौन सा जो है जीरो पोजिशनिंग कहा जाएगा? तो आपका रेफरेंस इसमें पैरा 206 पॉइंट नंबर 2 में हम चलेंगे, तो आपको ये मिल जाएगा पैरा 206 पॉइंट नंबर 2। 206 पॉइंट नंबर 2। आप देखिए यहाँ पर, यहाँ दो डायग्राम है कि नहीं। टू ऑब्टेन द करेक्ट डेप्थ ऑफ टैंपिंग टूल ड्यूरिंग पैकिंग ऑफ द इनिशियल पोजीशन ऑफ टैंपिंग टूल इज सेट एज शोन इन फिगर। ये देखो डायग्राम दिया है ये ना, क्या कहा है, करेक्ट डेप्थ ऑफ द टैंपिंग टूल ड्यूरिंग पैकिंग द इनिशियल पोजीशन यानी जीरो पोजीशन टैंपिंग टूल इज सेट एज शोन, यानी कि रेल हेड से 15-20 mm नीचे लेके जाते, तो यही हमारा जीरो पोजीशन कहलाता है। और जो दूसरा डायग्राम है दोस्तों, वो डायग्राम आपका जो है, जब आप टैंपिंग करते हैं तो वहां की जो पोजीशन है ना, वो यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन करके बताया, यानी 15 से 20 mm नीचे जाने के बाद किस तरीके से पूरा कैलकुलेशन उन्होंने बताया। तो दिस वन इज मिस गाइडिंग। तो करेक्ट आंसर ये वाला है हमारा, फर्स्ट वाला डायग्राम। ओके, नेक्स्ट, tamping tool with more than dash mm wear, yeah sorry, more than dash percentage wear of the original surface area should not be used। कब टैंपिंग टूल का वियर कितना होने पर उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे? पैरा 206 पॉइंट नंबर 6। 206 पॉइंट नंबर 6, टैंपिंग टूल सरफेस एरिया ऑफ टैंपिंग टूल्स ब्लेड of different machine is shown, and in extra tools with more than 20% of the original wear should not be used। कितना 20 mm से ज्यादा वियर हुआ तो उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, तो 20% इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, डैश कॉर्ड लाइनिंग सिस्टम इज यूज्ड इन ऑल टैंपर्स वर्किंग ऑन इंडियन रेलवेज। कौन सा? सिंगल कॉर्ड लाइनिंग, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रपल। पैरा 208 के अंदर आपको मिल जाएगा इसका आंसर।
पैरा 208, लेट अस मूव देयर। लाइनिंग सिस्टम, यहाँ पर आप देखें, लाइनिंग सिस्टम इज फॉर मेजरिंग एंड करेक्शन ऑफ ट्रैक अलाइनमेंट। सिंगल कॉर्ड लाइनिंग सिस्टम इज यूज इन ऑल ट्रैम्पर्स वर्किंग ऑन इंडियन रेलवे। तो आंसर यहाँ पर है सिंगल कॉर्ड लाइनिंग सिस्टम। क्या है आंसर? सिंगल कॉर्ड लाइनिंग सिस्टम। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सिंगल कॉर्ड लाइनिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। रेफरेंस रेल फॉर कैरिंग आउट अटेंशन टू अलाइनमेंट ऑन कर्व ट्रैक शुड बी। क्या है क्वेश्चन, एक बार पढ़ते हैं फिर से। रेफरेंस रेल फॉर कैरिंग आउट अटेंशन टू अलाइनमेंट ऑन कर्व ट्रैक। अलाइनमेंट करना है कर्व ट्रैक में, रेफरेंस रेल किसको लेंगे? इनर रेल, आउटर रेल, वोन आउट रेल, एंड ऑफ द अबव। पैरा 208 पॉइंट नंबर 1A, पैरा 208 पॉइंट नंबर 1, इसके अंदर ए, ऑन कर्व ट्रैक आउटर रेल लेना है। रेफरेंस रेल की बात हो रही है 1 में, ए में है ऑन कर्व ट्रैक आउटर रेल को लेना है। ये जरूर कहा है कि अगर आउटर रेल में वियर ज्यादा है तो इनर रेल को लेंगे, लेकिन अदरवाइज आउटर रेल को ही लिया जाएगा। ठीक है, अब वन आउट रेल को तो लेने का सवाल ही नहीं उठता, वन आउट रेल है बोल के दूसरी रेल लेनी पड़ रही है कि नहीं? So next question, question number 25. Again, there is a diagram for you. Which of the following is 4 point lining method? दोस्तों, हमारे इंडियन रेलवेज में है 3 point एंड 4 point लाइनिंग मेथड इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ दो डायग्राम दिए गए हैं और आपका नॉलेज टेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये जो दो डायग्राम दिए हैं लाइनिंग के, जाहिरी तौर पर यहाँ पर आप देखेंगे ABCD दोनों के अंदर है, लेकिन लाइनिंग सिस्टम इसमें से 4 point कौन सा है? रेफरेंस आपको पैरा 209 पॉइंट नंबर 1 में मिल जाएगा। आए हम आपको वहां पर लेकर चले, लाइनिंग प्रिंसिपल। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, 4 point लाइनिंग मेथड के बारे में है, बात हो रही है। ये हमारी टैंपिंग मशीन है, इसके अंदर रियर ट्रॉली ए पर है, टैंपिंग यूनिट के मेजरिंग पॉइंट पर बी है, फिर बाद में लाइनिंग पॉइंट जो है सी कहलाता है और फ्रंट ट्रॉली कहलाती है डी। ठीक है, ये एक डायग्राम आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ABCD। बी जो मेजरिंग पॉइंट पे H2 वर्साइन लिया जाता है, सी पे जो है लाइनिंग पॉइंट पे जो है हमारा क्या जाता है, H1 लिया जाता है। यहाँ पर दो जगह वर्साइन लिए जाते हैं 4 point लाइनिंग मेथड के अंदर। तो आंसर आपका यही है, यानी दिस डायग्राम इटसेल्फ इज द करेक्ट वन, बट स्टिल आई शो यू अनदर डायग्राम एज वेल इन ऑर्डर टू क्लियर योर डाउट्स। इन ऑर्डर टू क्लियर योर डाउट्स आई विल जस्ट शो यू 3 point लाइनिंग में दूसरा जो डायग्राम क्या था वो आपको दिखा देता हूँ, वो आप देख लेंगे। अभी आपके दिस इज ऑल रिलेटेड टू 4 point, अभी 3 point में वी आर अहेड, मूविंग अहेड। दिस इज 3 point लाइनिंग मेथड वेर इन ABCD यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर जो कॉर्ड हमारा है A से D में स्ट्रेच ना करके B से D में स्ट्रेच किया जाता है और वर्साइन एक ही जगह लिया जाता है, दैट इज पॉइंट C पर लिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन आपका जो है फर्स्ट वाला है 3 point लाइनिंग मेथड का है, और दूसरा वाला जो है आपका 4 point लाइनिंग मेथड का है। तो सेकंड वाला ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, 4 point लाइनिंग में दो जगह वर्साइन लेते हैं इसलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? कुछ यहाँ पर कमेंट्स स्टेटमेंट दिए गए और पूछा गया है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, पहले कहा है 4 point लाइनिंग मेथड, द सेलेक्टेड रेफरेंस रेल इज मेजर्ड एट 4 points on the curve taking 2 measurements of versine। 3 point लाइनिंग मेथड, सेलेक्टेड रेफरेंस we using 3 points, and lining is performed until the measurement middle measuring point reaches the target versine। 4 point lining method reduces existing errors significantly to improve the track alignment। 3 point lining method restores the geometry to almost perfect provided correct measurements are fed। और लास्ट में दिया ऑल ऑफ द अबव आर नॉट ट्रू या नॉन ऑफ द अबव आर नॉट, है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर आपको पैरा 208 पॉइंट नंबर 2, पैरा 208 में हमें जाना पड़ेगा। पैरा 208, देखिए लाइनिंग मेथड के बारे में। पॉइंट नंबर 2, लाइनिंग मेथड, टैंपिंग मशीन फॉलो 2 मेथड। ठीक है, द सेलेक्टेड रेफरेंस देख 4 point के बारे में कहा, द सेलेक्टेड रेफरेंस रेल इज मेजर्ड एट 4 points ऑन द कर्व टेकिंग 2 measurements ऑफ वर्साइन, यानी फर्स्ट वाला सही है। दूसरा क्या कहता है, these values are then compared to correct geometry, this method reduces existing errors significantly to improve the track alignment। ये वाला पॉइंट आपका हो गया, दोनों 4 point के स्टेटमेंट सही हो गए।
आगे 3 पॉइंट के बारे में, द सेलेक्टेड रेफरेंस रेल इज मेजर्ड यूजिंग 3 पॉइंट्स एंड लाइनिंग इज परफॉर्म अंटिल द मेजरमेंट एट मिडल मेजरिंग पॉइंट रीचेज द टारगेट वर्साइन वैल्यू। सेम टू सेम लाइन यहाँ पर है दोस्तों। और लास्ट का जो स्टेटमेंट है, दिस मेथड रिस्टोर द ज्योमेट्री टू ऑलमोस्ट परफेक्ट प्रोवाइडेड करेक्ट मेजरमेंट्स आर फेड। ये भी चार, यानी चारों के चारों सही है। इनमें से गलत कौन सा पूछ रहा है, तो ये नन ऑफ द अबव, यानी नन ऑफ द अबव आर फॉल्स, मतलब सारे के सारे सही है। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, the general principle followed in deciding the direction of feeding versine compensation, that is called as VM, if machine is entering. General principle followed in deciding the direction of feeding versine compensation, and VM यानी versine compensation जो है क्या है? Low radius to large radius outside, low radius to large radius inside, large radius to low radius outside, high radius to large radius क्या कहते हैं टुवर्ड्स इनसाइड। ये चार ऑप्शन दिया है मैंने, चार ऑप्शन ABBCCDAD ऐसा दिया है। पैरा 210 पॉइंट नंबर 2, पैरा 210 पॉइंट नंबर 2 में हम जाएंगे। 210 पॉइंट नंबर 1 ये हमारा हो गया, पॉइंट नंबर 2 वर्साइन कंपेंसेशन के बारे में है। इसी में आपको लास्ट में मिलेगा ये जनरल प्रिंसिपल फॉलोड इन डिसाइडिंग द डायरेक्शन ऑफ फीडिंग और टॉगल स्विच वर्सन कंपेंसेशन इज एज बिलो। यहां स्टेटमेंट देखें, इफ machine is entering from large radius to low radius, obviously straight track has infinite radius, large radius to low radius जब मशीन जाएगी तो करेक्शन हमारा क्या होगा, वर्साइन कंपेंसेशन आउटसाइड होगा। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, आउटसाइड, लार्ज टू लो रेडियस आउटसाइड, यानी सी वाला स्टेटमेंट सही है। जो उसको मैं जरा थोड़ा टाइम के लिए टिक कर लेता हूं। ठीक है, दूसरा क्या कहा जा रहा है, लो रेडियस टू लार्ज रेडियस टुवर्ड्स इनसाइड, लो रेडियस टू लार्ज रेडियस टुवर्ड्स इनसाइड, यानी ये। तो बी और सी हमारे सही हो गए, हमारा आंसर क्या हो गया, बी एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेसिडुअल एरर, ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, रेसिडुअल एरर इन 4 पॉइंट लाइनिंग इन स्मूथनिंग मोड इज डैश एज कंपेयर टू दैट इन 3 पॉइंट लाइनिंग इन एलिमेंट्री मोड। यानी जो रेसिडुअल एरर जो बचता है 4 पॉइंट के स्मूथनिंग मोड और 3 पॉइंट के एलिमेंट्री मोड, इन्हीं का कंपैरिजन हो रहा है कि किसके अंदर रेसिडुअल एरर कम रहता है, मोर होता है कि लेस होता है, कम होता है कि ज्यादा होता है, कंपैरिजन। पैरा 216 पॉइंट नंबर 1, पैरा 216 पॉइंट नंबर 1 में हम जाएंगे, पैरा 216। लेट अस मूव अहेड। लास्ट में कंपैरिजन का जो है स्टेटमेंट जहां पर, वहां पे हमको जाना होगा, विल जस्ट मूव देयर। पैरा 216 215 में हम पहुंच गए। अब यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पे नोट है नीचे, देखिए कंपैरिजन किसके बारे में बात, पैरा 216 कंपैरिजन बिटवीन 3 and 4 पॉइंट लाइनिंग सिस्टम, जिसके अंदर हमारा कंपैरिजन 3 पॉइंट लाइनिंग एलिमेंट्री और 4 पॉइंट लाइनिंग स्मूथनिंग के बारे में हो रहा है, जो कि हमारा क्वेश्चन है। जिसके अंदर एक नोट है, द रेसिडुअल एरर इन 4 पॉइंट लाइनिंग इन स्मूथनिंग मोड इज लेस एज कंपेयर टू दैट इन 3 पॉइंट लाइनिंग मोड इन एलिमेंट्री। तो हमारा आंसर यहाँ पर छुपा हुआ है, दिस वन, लेस, लेस इज द आंसर। आंसर हमारा क्या है, लेस। तो रेसिडुअल एरर 4 पॉइंट के स्मूथनिंग में 3 पॉइंट के एलिमेंट्री से कम हुआ करता है। इन केस ऑफ लाइनिंग बाय टैंपिंग मशीन्स, in case of lining by tamping machines, slew values, that is FD, are fed in where, rear tower or front tower in slew potentiometer। पैरा 216 पॉइंट नंबर 2, पैरा 216 पॉइंट नंबर 2। देखिए यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, ये दोनों ही जगह पे आपको मिल जाएगा। slew value, that is FD, are fed in the front tower in slew potentiometer, slew value FD are fed in the front tower in slew potentiometer। and 3.0 4.0 कहां पे slew value डाली जाएगी, फ्रंट टावर के अंदर डाली जाती है। कहां डाली जाती है, फ्रंट टावर के अंदर। तो आंसर है फ्रंट ट्रॉली। ठीक है, फ्रंट टावर या फ्रंट ट्रॉली कहें एक ही बात है।
Question number 30. If the track is desired to be brought to the known position, if the track is desired to be brought to the known position and geometry, designed alignment using fixed references for FD, dash in design mode should be followed. क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन को जरा समझे. If the track is desired to be brought, track is desired, we are desiring to bring to the known position and geometry. यानी एक हमारा एक टारगेट है, डायग्राम है या हमारा एक अचीव टारगेट है भाई, यहां तक पोजीशन ट्रैक की ज्योमेट्री को लाना है, एक डिजाइन अलाइनमेंट है, उसी को फॉलो करना है, वैसा ही लाना है, स्मूथनिंग नहीं करना है हमको. जो एक हमारा डिजायर्ड है भाई, इतना अलाइनमेंट इस तरीके से हो, इतना वर्साइन हमें मिलना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दैट. तो कौन सा मेथड डिजाइन मोड में यूज करेंगे, डैश इन डिजाइन मोड शुड बी यूज्ड यूजिंग फिक्स रेफरेंसेस. डैश इन डिजाइन मोड शुड बी यूज्ड. 3 पॉइंट या 4 पॉइंट, तो पैरा 216 के अंदर हम जाएंगे वापस से. यहां आप देखें डिजाइन मोड के बारे में बात हो रही है, दोनों ही मशीनें यहाँ पर, दोनों ही टेक्निक यहाँ पर है. तो यहाँ पे देखिए, let us see over there. Version of track is a calculator based on desired or design geometry and chord length. The calculated version is fed to in addition to the target geometry may be fed directly measuring data for calculating used with the curve can be brought to the design or target geometry and location. The curve can be brought to the design और डिजायर ट्रैक ज्योमेट्री एंड लोकेशन. यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, दो जगह पे आपको मैं रेफरेंस दे दूंगा इसका, जो हमने बात कर रहे हैं दोनों जगह रेफरेंस देता हूँ. ये पॉइंट देखो, द कर्व 3 पॉइंट वाला, ये द कर्व कैन बी ब्रॉट टू द डिजाइन और डिजायर ट्रैक ज्योमेट्री एंड लोकेशन, ये 3 पॉइंट में बात हो रही है. और 4 पॉइंट में यहाँ बात हो रही है, द कर्व कैन बी स्मूथ एंड ब्रॉट टू. देखिए दोनों में फर्क क्या है, डिजाइन मोड है आपके 4 पॉइंट में, लेकिन इट कैन बी ब्रॉट टू नियर डिजाइन अलाइनमेंट, लेकिन यहाँ पर ब्रॉट टू डिजाइन अलाइनमेंट. यानी कि यहाँ पर परफेक्ट आपको जो चाहिए डिजाइन टारगेट ज्योमेट्री आपको मिल जाती है, और यहाँ पे नियर टर्म यूज हुआ है, इसके करीब लाया जाता है. तो हमारा आंसर यही होगा, ठीक है ना. और यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पे नोट्स में भी आप देख लें, इफ द ट्रैक इज डिजायर टू बी ब्रॉट टू द नोन पोजिशन एंड ज्योमेट्री यूजिंग फिक्स रेफरेंसेस फॉर FD, 3 point lining in design mode should be followed. 3 point lining in design mode should be followed. तो हमारा आंसर होगा 3 पॉइंट लाइनिंग. लेवलिंग ऑफ ट्रैक के बारे में बात हो रही है. डैश कॉर्ड लेवलिंग सिस्टम इज प्रोवाइडेड ऑन ऑल टैंपिंग मशीन. फिक्स टाइप पैरेलल कॉर्ड, फ्लेक्सिबल टाइप पैरेलल कॉर्ड, सिंगल कॉर्ड लेवलिंग. 3 ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पर सिर्फ 3 ही ऑप्शन मैंने दिया है, ठीक है. तो इनमें से कौन सा लेवलिंग सिस्टम है, ठीक है, जो हमारे लेवलिंग के लिए हमारे टैंपिंग मशीन में यूज होता है. पहले लाइनिंग के बारे में बात हुई थी, जहाँ सिंगल कॉर्ड आया था ना, वो लाइनिंग के बारे में. यहाँ पे बात हो रही है लेवलिंग के बारे में. यहाँ ज्यादा ध्यान रखें, आप बोलेंगे कॉर्ड में क्या कंफ्यूजन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है. तो पैरा 217 में हम जाते हैं. यहाँ देखिए आप, पहली ही लाइन है हमारी, fixed type parallel cord leveling system is provided on all tamping machines. So this is our answer, fixed type parallel cord. Fixed type parallel cord is the answer. तो हमारा आंसर होगा फिक्स टाइप पैरेलल कॉर्ड लेवलिंग सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन 32. जनरल लिफ्ट इज द अमाउंट ऑफ लिफ्ट गिवन टू कवर ऑल अंडुलेशंस फॉर डेटम रेल्स. एक तो जनरल लिफ्ट के बारे में उन्होंने डिफाइन कर दिया, क्या है जनरल लिफ्ट इज द अमाउंट ऑफ लिफ्ट गिवन टू कवर ऑल अंडुलेशंस फॉर डेटम रेल. अब आगे कुछ बातें यहाँ हो रही है, इनमें से पूछा जा रहा है इनमें से क्या सही है. The amount of lift to be applied to datum rail will be the algebraic difference of higher and lower point of datum rail plus 10 mm. If more than 50 mm lift is required, it should be undertaken in 2 passes of damping machine. If lifting requires is more than 30 mm but less than 50 mm, double insertion in the same pass damping should be done. Minimum lift at any location should be 20 mm for effective damping. Answer दिया है all of the above. आए मैं आपको इसका रेफरेंस दे देता हूँ. सारा का सारा यहाँ पर सही है. शायद मेरा रेफरेंस यहाँ पे देना रह गया, बट स्टिल आई कैन गिव यू, नो इश्यूज, विल गो अहेड. आपको रेफरेंस में यहाँ पर स्क्रीन पर लिखवा दूंगा. जनरल लिफ्ट पैरा 220,
जनरल लिफ्ट, यहाँ पे आपका रेफरेंस में आप पैरा नंबर लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट, इट इज पैरा नंबर 220। सॉल्यूशन माइल राइट इट पैरा 220। ठीक है, पैरा 220 IRTMM के अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो आए हम लोग जरा पैरा 220 में जाते हैं, जनरल लिफ्ट के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो पहले तो उन्होंने डेफिनेशन दे दिया, फिर आगे क्या कहा है एक एक पॉइंट देखते हैं। अमाउंट ऑफ लिफ्ट टू बी अप्लाइड टू डेटम रेल विल बी अलजेब्राइक डिफरेंस ऑफ हायर एंड लोअर पॉइंट ऑफ डेटम रेल प्लस 10 mm। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये लाइन यहाँ पर आपको लिखी मिलेगी। The amount of lift to be applied to datum rail will be the algebraic difference of higher and lower point of datum rail plus 10 mm। This statement is true, completely true है, ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है। तो आए हम क्या करते हैं, इसको जरा टिक कर देते हैं, भाई ये वाला तो ठीक निकला। नेक्स्ट कह रहा है, इफ मोर देन 50 mm लिफ्ट इज रिक्वायर्ड इट शुड बी अंडरटेकन बाय इन 2 passes ऑफ टैंपिंग मशीन। 50 mm से ज्यादा है तो 2 passes में लेना है। उसको भी देख लेते हैं जरा, कहीं है क्या ये ऐसा पॉइंट। देखिए, देखो इफ मोर देन 50 mm लिफ्ट इज रिक्वायर्ड, क्या कहा जा रहा है, इफ मोर देन 50 mm लिफ्ट इज रिक्वायर्ड इट शुड बी अंडरटेकन बाय इन 2 passes ऑफ टैंपिंग मशीन। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, सही है, ये दोनों सही हो गए। नेक्स्ट, इफ लिफ्टिंग रिक्वायर्ड इज मोर देन 30 mm बट लेस देन 50 mm डबल इंसर्शन इन द सेम पास टैंपिंग शुड बी डन। आए जरा इसको भी देख लेते हैं, ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देखिए इफ लिफ्टिंग रिक्वायर्ड इज मोर देन 30 बट लेस देन 15 डबल इंसर्शन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। थोड़ा सा मुझे स्क्रीन को टॉगल करना पड़ेगा ऊपर की तरफ। तो इफ लिफ्टिंग रिक्वायर्ड इज more than 50 mm but less than 30 mm but less than 50 mm double insertion in the same pass stamping should be done। ठीक है, और आगे ये भी लिखा मिनिमम लिफ्ट एट एनी लोकेशन शुड बी 20 mm फॉर इफेक्टिव टैंपिंग। यानी ये जो दो स्टेटमेंट बचे हुए थे, दोनों आपको एक साथ में ही मिल गए। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये सारे करेक्ट है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर फॉर दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, जनरल लिफ्ट ऑन कर्व्स। ये जरा क्वेश्चन जरा ट्रिकी सॉर्ट ऑफ आपको लगेगा, लेकिन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रेंड्स। इसको समझेंगे हम लोग तो इट इज एक्चुअली जनरल लिफ्ट जो है ना, बहुत इग्नोर्ड पैराग्राफ हो सकता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें अगर हम समझे तो जो है क्या है, जनरल लिफ्ट के बारे में वहां कुछ स्टेटमेंट हमने देख लिया। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कर्व के बारे में बात हो रही, जनरल लिफ्ट ऑन कर्व। मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से बनाया, इफ सी ए इज एग्जिस्टिंग सुपर एलिवेशन एंड सी ई क्यू इज एग्जिस्टिंग सुपर एलिवेशन, यानी कि आई एम सॉरी, यहाँ पे इक्विलिब्रियम लिखना था, मैं शायद टाइपिंग में मेरे से मिस्टेक हो गया। यहाँ दिस शुड बी रेड एज, इट शुड बी रेड एज, ये एग्जिस्टिंग ना होके यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे इक्विलिब्रियम में, यू माइट हैव मिसगाइडेड, इक्विलिब्रियम लिखना था मुझे, इक्विलिब्रियम ना, ये क्या होना चाहिए था टर्म यहाँ पर, इट शुड हैव बीन इक्विलिब्रियम। तो इफ CA is existing super elevation and CEQ is equilibrium super elevation, which of the following is true। तो यहाँ पर चार जो है स्टेटमेंट दिया है। पहले कहा है when CA is less than CEQ, यानी existing super elevation is less than equilibrium, general lift will be equal to track irregularities over the datum rail, that is inner rail plus 10 mm। ठीक है, मैं पहले आपको इसको रेफरेंस पे लेकर चला जाता हूँ, इसका रेफरेंस, एक मिनट, मैं आपको इसके रेफरेंस तक लेकर जाता हूँ पहले, so that you can see पैरा 220, पैरा 220 पॉइंट नंबर 3 में है, तो हम वहां चले जाते हैं, पैरा 220 पॉइंट नंबर 3। देखो, छोटा सा पैराग्राफ है, थोड़ा सा मैंने उसको अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई किया है एक्सप्लेन करने के लिए। जनरल लिफ्ट ऑन कर्व्स, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है, इसके अंदर दो ही स्टेटमेंट है दोस्तों। पहला, फॉर कर्व्स व्हेन एग्जिस्टिंग सुपर एलिवेशन इज लेस, देखिए दोनों स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ। फॉर कर्व व्हेन एग्जिस्टिंग सुपर एलिवेशन दैट इज सी ए इज लेस देन इक्विलिब्रियम सुपर यानी सी क्यू, जनरल लिफ्ट विल बी इक्वल टू ट्रैक इरेगुलरिटीज ओवर द डेटम रेल दैट इज इनर रेल प्लस 10 mm। ठीक है, लेस रहेगा तो इनर रेल प्लस 10 mm, इसका करेक्ट एक है, एक तो आपका यहाँ पे आंसर यहाँ मिल जाएगा, इज लेस। तो उस परिस्थिति में क्या होगा, जनरल लिफ्ट विल बी इक्वल टू ट्रैक इरेगुलरिटी ओवर द डेटम रेल ना। तो यहाँ पर लेस और मोर दो था, तो इसके अंदर से
ये वाला आपका सही हो गया और दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका एट द सेम टाइम, क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट है तो ये गलत हो गया। ए सही है, बी गलत है। अगला आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे इसी में क्या कहा जा रहा है, when the existing super elevation is more and CA is more than equilibrium and CEQ, general lift will be the track irregularity in the datum rail plus maximum difference between existing and equilibrium super elevation। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये दो स्टेटमेंट्स हैं, तो इसमें अभी क्या मोर की बात हुई है, मोर रहेगा तो क्या है, when more, वापस से देख लेते हैं, when existing super elevation is more than equilibrium, general lift will be the track irregularities in the datum rail plus maximum difference between CA minus CEQ, existing and equilibrium ना। तो मोर की बात हो रही है तो हमारा जो है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये वाला तो लेस की बात कर रहा है, ये गलत हो गया। और अगला जो स्टेटमेंट हमारा है ये सही है, यानी ए एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने इसको जो है अपने हिसाब से फ्रेम किया था क्वेश्चन, बट इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इनपुट ऑफ द लिफ्टिंग एंड कैंट वैल्यूज। इनपुट ऑफ द लिफ्टिंग एंड कैंट वैल्यूज के बारे में बात हो रही है, यानी लिफ्टिंग और वैल्यू और कैंट वैल्यू, इनके बारे में क्या चीज सही है, इनके बारे में क्या चीज सही है। एक का है, like in machines like CSM, Tamping Express and Unimat 4S, the cross level is entered in the working cabin at location M। ठीक है, CSM, टैंपिंग एक्सप्रेस और यूनिमैट 4S में क्रॉस लेवल जो एंटर किया जाता है वो वर्किंग कैबिन एक अलग से होती है, उसके अंदर लोकेशन M होता है, वहां पर फीड किया जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट कहा है, इन अदर टैंपर्स इट इज फेड इन फ्रंट टावर, बाकी जो टैंपर्स हैं उसके अंदर ये फ्रंट टावर में लिफ्टिंग एंड कैंट वैल्यू फीड की जाती है। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है या एक ही सही है या कोई भी सही नहीं है, ये चार ऑप्शन हमने दे रखे हैं। तो आप यहाँ पे इसका रेफरेंस अगर हम देखेंगे तो आई थिंक अगेन आई डिडंट एंटर द रेफरेंस बट विल गेट इट, नो इश्यूज। लिफ्टिंग के बारे में ना, किसके बारे में, लिफ्टिंग एंड कैंट वैल्यूज के बारे में। सो लेट अस मूव अहेड in this paragraph itself, input of lifting and cant values in machines like, जैसे हमने कहा machines like CSM, Tamping Express and Unimat for the cross level is entered in the working cabin at location M, this statement is true। अभी सेम टू सेम हमने पढ़ा। दूसरा, in other tampers it is fed in front tower, both the statements are true friends, both the statements over here are true। ठीक है, तो ये आंसर बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट इज, इन केस ऑफ टर्नआउट्स, इन केस ऑफ टर्नआउट्स, इसका मैं रेफरेंस मैंने लिखना भूल गया था, पैरा 222 आप लोग लिख सकते हैं, पिछले वाला जो है क्वेश्चन था, इसका रेफरेंस अगर आपको चाहिए तो पैरा जो है आप ले लें 222, पैरा 222, पैरा 222 के अंदर आपको इसका रेफरेंस मिल जाया करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, इन केस ऑफ टर्नआउट्स ensure that sufficient length of at least dash meter of approach track taking into account the special track on either side are also timed in continuation। यानी कि टर्नआउट की बात हो रही है और टाइमिंग के बारे में बात हो रही है। तो इन केस ऑफ टर्नआउट ensure that sufficient length of at least dash meters of approach track या dash of approach track taking into account the special track features on either side are also timed in continuation। option 30, 40, 50 meter या 3 rail length, para 224 point number 4, para 224 point number 4, पॉइंट नंबर 3 है ये, ऑपरेशंस के बारे में क्वेश्चन क्या है हमारा, टर्नआउट्स के बारे में ना। यहाँ देखिए, पॉइंट नंबर 4 एल, एल के अंदर है, इसके अंदर दिखा है टर्नआउट्स के बारे में, ensure that sufficient length at least 50 meter of approach track taking into consideration yeah account the special track features on either side are also timed in content। आंसर हमारा क्या हो गया, 50 meters हो गया आंसर।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पे सिर्फ एक डायग्राम दिया गया है, एक मशीन है और कहा गया आइडेंटिफाई द मशीन। आइडेंटिफाई द मशीन, आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, डियोमेट्रिक, सीएसएम, टैंपिंग एक्सप्रेस, डीटीएस। ये मशीन देख के आपको थोड़ा गौर करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा भाई दोनों तरफ ड्राइविंग कैबिन, वर्किंग कैबिन ठीक है, कंट्रोल पैनल वगैरह सब ठीक है। यहाँ लिखा है वाइब्रेशन या स्टेबलाइजिंग यूनिट, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा वाइब्रेशन या स्टेबलाइजिंग यूनिट, 14 टन एक्सल लोड, ये सब सब कुछ लिखा है, 15 टन एक्सल लोड। तो ये जो स्टेबलाइजिंग कहाँ होती है, स्टेबलाइजिंग मशीन में होती है। तो सीएसएम डियोमेट्रिक में तो टैंपिंग यूनिट होती है, सीएसएम में भी टैंपिंग यूनिट, टैंपिंग एक्सल में टैंपिंग, तो डीटीएस एक है जिसमें स्टेबलाइजिंग होता है। तो पैरा 225 इसके अंदर आपको मिल जाएगा, आंसर इसका है डीटीएस पैरा 225 में। अगर हम जानना चाहें तो वी कैन गो ओवर देन एंड चेक इट, है कि नहीं। ये देखो सेम मशीन डायग्राम मैंने यहाँ से आपको लेकर पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेबलाइजेशन अचीव्ड बाय डीटीएस के बारे में कहा है। इट इज पॉसिबल टू परमिट स्पीड ऑफ डैश ऑन फ्रेशली डीप स्क्रीन ट्रैक, स्पेलिंग मिस्टेक इज देयर, डीप स्क्रीन ट्रैक होना चाहिए, on freshly deep skin track if ballast is adequate and dynamic track stabilizer has been used behind the damping cycle। यानी कि अगर डीप स्क्रीन ट्रैक है और डायनामिक ट्रैक स्टेबलाइजर को टैंपिंग मशीन के पीछे इस्तेमाल किया जा रहा है तो सेक्शन को क्या स्पीड से गाड़ियां परमिट कर सकते हैं, किस स्पीड से हम गाड़ी परमिट कर सकते हैं, 20, 30, 40, 45। पैरा 226 पॉइंट नंबर 4, पैरा 226 पॉइंट नंबर 1, 2, 3 एंड नाउ 4। स्टेबलाइजेशन अचीव बाय डीटीएस, इट इज पॉसिबल टू परमिट speed of 40 kmph on freshly deep screen track if ballast is adequate and dynamic track stabilizer has been used behind the machine। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, डिस्पोजल ऑफ मक बाय बीसीएम, डिस्पोजल ऑफ मक बाय बीसीएम। The retractable waste disposal conveyor belt is capable of disposing of the muck along the cess at a distance of about dash from the center of track। यानी जो मक डिस्पोजल यूनिट होती है ना, मक डिस्पोजल यूनिट एक कन्वेयर बेल्ट होता है, वेस्ट डिस्पोजल का जो बेल्ट फोल्डेड रहता है, वो कितना दूर तक ट्रैक सेंटर से मक को डिस्पोज ऑफ करता है, सेस में कर सकता है, केपेबल कहां तक है ये पूछा गया है ना। टर्म, व्हाट इज द टर्म, इज केपेबल, केपेबिलिटी। 3 मीटर, 5 मीटर, 7.5, 10 मीटर। आंसर पैरा 305 पॉइंट नंबर 4, 305 पॉइंट नंबर 4 के अंदर आपको मिलेगा। दिस वन इज लाइक हमारा चैप्टर नंबर 2 है, हमारा चैप्टर नंबर 3 में हमें इसका आंसर मिलेगा। देखिए दोस्तों, पैरा 305 वर्किंग प्रिंसिपल एंड कैपेबिलिटी ऑफ बलास्ट क्लीनिंग मशीन, पॉइंट नंबर 5 में हमको 4 में बताया कि इसका रेफरेंस है तो डिस्पोजल ऑफ मक के बारे में। तो आप यहाँ देखें, इसका रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है। द रेफरेंस व्हाट वी इज गिवन एज, देखो यहाँ पे देखिए, डिस्पोजल ऑफ मक के बारे में, स्विंग हो सकता है 70 डिग्री तक और इट एक्सटेंड्स टू मैक्सिमम 5 मीटर ऑफ सेंटर ऑफ ट्रैक, एक्सटेंड हो सकता है 5 मीटर तक, लेकिन केपेबल ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ द मक अलोंग द सेस एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 7.5 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ट्रैक। तो आंसर है 7.5 मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर है 7.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 39, स्क्रीनिंग कैपेसिटी ऑफ बीसीएम। The machine presently available on Indian Railways can handle excavated material up to dash cubic meter in an hour। यानी क्यूबिक मीटर में कितना कैपेसिटी तक हमारी मशीनें इंडियन रेलवेज में है बीसीएम मशीन। पैरा 305 पॉइंट नंबर 5, बिल्कुल नीचे ही आपको यहाँ दिख जाएगा, स्क्रीनिंग कैपेसिटी ऑफ बीसीएम। The machine presently available on Indian Railways can handle excavated material up to 550 cubic meter in an hour। ठीक है, आंसर आपको मिल गया। आगे एक चीज और क्या है कहा है वो भी जरा देख लेते हैं। If the ballast quantity in track is more, अगर ट्रैक में बलास्ट कुछ ज्यादा है तब क्या किया जाए, स्पीड ऑफ longitudinal movement of machine has to be reduced to ensure
प्रॉपर स्क्रीनिंग, यानी एक नॉर्मल बलास्ट का जो ट्रैक का जो प्रोफाइल होता है, बलास्ट प्रोफाइल होता है, उसके हिसाब से जो है 1 घंटे में 550 क्यूबिक मीटर ऑफ स्क्रीनिंग करती है मशीन। लेकिन अगर किसी पैच के अंदर बलास्ट बहुत ज्यादा है तो स्क्रीनिंग प्रॉपरली एंश्योर करने के लिए कहा है, अगर बलास्ट अगर एक्सेस क्वांटिटी में है तो उस परिस्थिति में क्या किया जाए, जो मशीन की जो चलती है इसका लॉन्जिट्यूडनल मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं, उसकी स्पीड को कम किया जाए ताकि प्रॉपरली स्क्रीनिंग एंश्योर की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40। ब्लास्ट रेगुलेटिंग मशीन BRM, आइडेंटिफाई ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट BRM ब्लास्ट रेगुलेटिंग मशीन। ऑप्शन है दे आर यूज टू blast transfer, spreading and profiling operation. They are used for blast transfer, spreading and profiling operation. The machine can move blast towards center of track or away from the track. The machine can transfer blast across the track and transfer blast from a surplus zone to deficient zone. 3 स्टेटमेंट दिया है, इनमें से आंसर हमको पूछा है BRM के बारे में। रेफरेंस यहाँ पर नहीं दिया है, रेफरेंस हमको मिल जाएगा यहाँ से। BRM ब्लास्ट रेगुलेटिंग मशीन को कहा जाता है। ये तो हमारे लिए BCM मशीन के बारे में। लेट अस मूव अहेड। देखिए दोस्तों, पैरा 312 रेफरेंस आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कहीं कहीं जगह मेरा रेफरेंस लिखना रह गया है। पैरा 312, पैरा नंबर आप ले लें, पैरा 312 के अंदर आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा ballast regulating machines के बारे में। These machines are used for ballast transfer, spreading and profiling operation. The machine can move ballast towards center of track or away from the center of track, transfer ballast across the track and transfer ballast from a surplus zone to deficient zone. यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। अब यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है, देयर इज अ डायग्राम प्रोवाइडेड ओवर हियर। ये पूछा जा रहा है कि भाई ये किसका डायग्राम है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको चारों ऑप्शंस में दिखा देता हूं। BCM, SBCM, BRM, 3 मशीन के ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी बलास्ट स्क्रीनिंग मशीन, शोल्डर बलास्ट स्क्रीनिंग मशीन या बलास्ट रेगुलेटिंग मशीन। ठीक है, तीनों ही मशीन बलास्ट के साथ को जो है यानी डील करती है। ठीक है, तीनों मशीन का काम बलास्ट से रिलेटेड ही है। अभी डायग्राम को गौर से देखना है हमको और इसको डिसाइड करना है कि ये कौन सी मशीन है। डायरेक्शन ऑफ मशीन दिखाई दे रहा है हमको यहाँ पर बिल्कुल सामने, हम देख रहे हैं कि वर्किंग डायरेक्शन क्या है मशीन का। तो वी कैन सी, एज वी कैन सी, मशीन आगे इस तरीके से बढ़ रही है, दोनों ही मशीनें या दोनों ही पोजीशन में जो मशीन हम कहेंगे आगे की तरफ बढ़ रही है। अब इसके अंदर यहाँ पर पहला जो डायग्राम आप देखेंगे तो ये बलास्ट जो भी यहाँ पर बलास्ट है इसको साइड वेज जो है भेजा जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो साइड की बलास्ट को कलेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर लिखा शोल्डर प्लाउ, शोल्डर प्लाउ इज देयर विच कैन रेगुलेट द ऑपरेशन। ये ट्रैक में एक्सेस बलास्ट को साइड में भेज रहा है और यहाँ पे जो डेफिशिएंट बलास्ट है उसको बीच में ले रहा है। ठीक है, तो बलास्ट स्क्रीनिंग मशीन वो तो स्क्रीनिंग का काम करती है, शोल्डर बलास्ट स्क्रीनिंग शोल्डर की स्क्रीनिंग का काम करती है। BRM ये एक्चुअली बेसिकली व्हाट इट इज डूइंग, इट इज sorry, option यहाँ पे I have marked wrong. This is not BCM. This is on my part it is wrong. This is not BCM. It is actually BRM. It is actually ballast regulating machine. The correct answer for this is ballast regulating machine. I have marked wrong option. The answer for this should be BRM, ballast regulating machine. Para 315 में you get the answer for this. पैरा 315 में हम जरा चले जाते हैं तो वेयर देयर विल गेट द आंसर फॉर दिस। पैरा 315 आए, जरा हम वहां चलते हैं तो वहां हमको इसका आंसर मिल जाएगा, यानी डायग्राम ही आपको मिल जाएगा बेसिकली वहां पर। तो दिस इज बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल कैपेसिटी ऑफ बलास्ट रेगुलेटिंग मशीन है। तो जैसे मैंने आपको कहा तो दिस इज नथिंग बट बलास्ट रेगुलेटिंग मशीन। इट इज नॉट अ BCM बट इट इज अ BRM। ये क्या है आपका, बलास्ट रेगुलेटिंग machine. The correct answer is this one, BRM. Ballast regulating machine is the answer for this question. Next question, 42. The squeezing pressure. The squeezing pressure should be kept on lower side of the stipulated range for cake double. यहाँ जरा लॉजिक जो है ना उसके बारे में हमारे बात किया है कि लॉजिक लगाना है। What is mean by squeezing? To press something. तो क्या कहा है स्टेटमेंट,
the squeezing pressure should be kept on lower side, should be kept on lower side stipulated range for cake blast. यानी केक ब्लास्ट, केक डब ब्लास्ट है यानी हार्ड ब्लास्ट है, यानी कि इसमें पेनिट्रेशन मुश्किल हो रहा है, केक डब ब्लास्ट है तो स्क्वीजिंग प्रेशर कम रखना चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? लॉजिक से अगर देखते तो ये गलत ही लगता है। आए हम लोग रेफरेंस देख लेते हैं इसका, पैरा 206 पॉइंट नंबर, यहाँ पे देख ले, मैं आपको रेफरेंस दिखा दे रहा हूँ, पैरा 206 पॉइंट नंबर 2, सॉरी पॉइंट नंबर 1, पैरा 206 पॉइंट नंबर 1 स्क्वीजिंग प्रेशर के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर लिखा है स्क्वीजिंग प्रेशर शुड बी केप्ट ऑन हायर साइड ऑफ द स्टिपुलेटेड रेंज फॉर केक डब ब्लास्ट। जाहिर सी बात है, ब्लास्ट अगर केक डब होगा तो ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा। हवेवर फॉर डीप स्क्रीन साइड्स, जहां पर नई नई छनाई हुई है या नया ट्रैक बिछा है वहां पे तो केकिंग होगा नहीं, या यहाँ पे अनकंसोलिडेटेड ब्लास्ट है, इट कुड बी ऑन लोअर एंड ऑफ द रेंज, वहां पर प्रेशर को जरा कम रखा जाएगा। तो हमने कहा है कि लोअर रखा जाएगा, तो आंसर है हायर। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा फॉल्स। देखो, टू द स्क्वीजिंग प्रेशर शुड बी केप्ट ऑन हायर साइड ऑफ द स्टिपुलेटेड रेंज फॉर केक डब ब्लास्ट। मैंने यहाँ पर वहां ये दोनों मार्क भी कर दिया एग्जैक्टली वैल्यूज उसकी। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों है फिल इन द ब्लैंक सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, GVA। GVA स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर आपको जो है टाइप करना था कि करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा। व्हाट इज मीन्ड बाय GVA? GVA से आप क्या समझते हैं? तो पैरा 207 पॉइंट नंबर, देखिए पैरा 207 पॉइंट नंबर 207 ऑप्शनल इक्विपमेंट के बारे में, पॉइंट नंबर 2, GVA व्हाट इज इट? GVA इज नथिंग बट ज्योमेट्री वैल्यू असेसमेंट, ज्योमेट्री वैल्यू असेसमेंट। तो हमने ले लिया, करेक्ट आंसर है ज्योमेट्री वैल्यू असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, ALC स्टैंड्स फॉर, यानी ALC का फुल फॉर्म क्या है? बिल्कुल इसके नीचे ही है, आप देखेंगे ऑटोमेटिक गाइडिंग कंप्यूटर, ऑटोमेटिक गाइडिंग कंप्यूटर, ठीक है, तो ऑटोमेटिक गाइडिंग कंप्यूटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है DRP स्टैंड्स फॉर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DRP? बिल्कुल इसके नीचे है डेटा रिकॉर्डिंग प्रोसेसर, डेटा रिकॉर्डिंग प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, CMS स्टैंड्स फॉर, यानी CMS का मतलब क्या है? CMS स्टैंड्स फॉर, CMS कंप्यूटराइज्ड मेजरिंग सिस्टम, CMS स्टैंड्स फॉर कंप्यूटराइज्ड मेजरिंग सिस्टम्स। ये हमारी आजकल की जो मॉडर्न जो हमारी जो ट्रैक मशीन्स होती है इनके अंदर सारे सिस्टम्स होते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? CWS स्टैंड्स फॉर कंप्यूटराइज्ड वर्किंग सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड वर्किंग सिस्टम। Question number 48, for new line, doubling, gauge conversion, etc., the total clean cushion before undertaking tamping by machine should be at least 250 mm on main line and 150 mm on loop lines or siding। ये स्टेटमेंट दिया है, पूछा है कि या क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। नई लाइनें डबलिंग गेज कन्वर्जन में टोटल क्लीन कुशन टैंपिंग मशीन डिप्लॉय करने से पहले कम से कम 250 mm होना चाहिए मेन लाइन अगर वो है तो, अगर वो लूप लाइन है तो कम से कम 150 mm का क्लीन कुशन होना चाहिए। ये यहाँ पर क्वेश्चन है। क्या यह स्टेटमेंट सही है या ये गलत है? पैरा 224 2 में इसका आंसर हमें मिलेगा। देखिए पैरा आपका 224 है, इसके अंदर जो है वर्क्स रिक्वायर्ड बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर टैंपिंग, इसके अंदर प्रिपरेटरी वर्क है पॉइंट नंबर 2 में। इसके अंदर बी के अंदर, बी वाले में देखिए, a minimum clean ballast cushion of 150 mm below the bottom of the sleeper at rail seat location is recommended for quality output and retentivity of tamping by the tamping machine। ये तो इन जनरल स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट तो इन जनरल हम सब जानते हैं कि 150 mm तो चाहिए कम से कम। लेकिन नई लाइनों के लिए क्या कहा है? जहां पर डबलिंग हो रही है, नई लाइनें हैं, गेज कन्वर्जन, टोटल क्लीन कुशन बिफोर अंडरटेकिंग टैंपिंग बाय मशीन शुड बी एट लीस्ट 250 mm on main line and 150 mm on loop line। So the statement over here is true, स्टेटमेंट हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCM also has the facility to throw away entire ballast along with muck। देखिए ये हम जानते हैं कि BCM मशीन क्या करती है,
हम ये जानते हैं कि बीसीएम मशीन क्या करती है, ट्रैक में से एक्सकवेशन करती है, बलास्ट को लेकर जाती है स्क्रीनिंग यूनिट में, स्क्रीन करती है और उसके बाद में जो है ओवर साइज और अंडर साइज बलास्ट को डिस्पोज ऑफ कर देती है, थ्रो कर देती है। लेकिन जो यूजफुल साइज का जो ग्रेन साइज होता है उसको तो ट्रैक में रखती है ना, ये तो हम जानते हैं। लेकिन यहाँ क्या कहा है, बीसीएम ऑल्सो हैज द फैसिलिटी, यानी बीसीएम के अंदर ये भी सुविधा है कि पूरी की पूरी बलास्ट को जो है मक के साथ में, एंटायर बलास्ट अलोंग विथ मक को थ्रो कर सके। ये यहाँ पे फैसिलिटी बीसीएम में है, ऐसा करके स्टेटमेंट दिया है। क्या ये सही है या ये गलत है, आए देखते हैं पैरा 305 पॉइंट नंबर 7 में। हम आ गए पैरा 305 के अंदर। इसके अंदर पॉइंट नंबर 7 में उन्होंने बताया कि ये चीज है अवेलेबल, तो लेट अस गो थ्रू एंड चेक इट। लेट अस चेक इट। पॉइंट नंबर 6 हो गया, पॉइंट नंबर 7 टोटल एक्सकवेशन। यहां पर बिल्कुल क्लियर लिखा है दोस्तों, बीसीएम ऑल्सो हैज द फैसिलिटी टू थ्रो अवे एंटायर बलास्ट अलोंग विथ मक, यानी फैसिलिटी है, जरूरत पड़े तो हम कर सकते हैं ऐसा, यानी कि पूरी की पूरी बलास्ट अगर रिप्लेस करनी है तो बीसीएम में ये भी प्रोविजन है कि बीसीएम आल्सो हैज द फैसिलिटी टू थ्रो अवे एंटायर बलास्ट अलोंग विथ मक। उसके लिए उन्होंने यहाँ पे मैकेनिज्म बताया, इट कैन बी डन बाय रिट्रैक्टिंग द बलास्ट गाइड प्लेट कंप्लीटली, मेकिंग द एक्सकेवेटेड मटेरियल टू फॉल डायरेक्टली इनटू द मेन कन्वेयर बेल्ट, यानी कि स्क्रीनिंग यूनिट पे भेजा ही नहीं जाएगा, सीधे मेन कन्वेयर बेल्ट पे उसको लेके जाया जाएगा और वहां से इसको क्या कर दिया जाएगा, थ्रो कर दिया जाएगा। तो दिस फैसिलिटी इज देयर विद बीसीएम मशीन। ठीक है, वो यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल क्लियर यहाँ पर हमें बताया कि यहाँ का जो है, इसको स्क्रीनिंग यूनिट का रोड बंद कर दिया तो मशीन जो जितना भी स्क्रीनिंग होगा सीधे सीधे कन्वेयर बेल्ट पे जाएगा, एंड दिस कन्वेयर बेल्ट विल डायरेक्टली थ्रो इट अवे आउटसाइड द ट्रैक। यहाँ पे क्या, मेन कन्वेयर बेल्ट पे, और ये यहाँ से इसको थ्रो किया जा सकता है। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, समथिंग वेरी न्यू, इवन आई डिडंट नो अबाउट इट, बट इट इज देयर। हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज के पेपर का शोल्डर बलास्ट क्लीनिंग मशीन यानी एसबीसीएम के बारे में है। यहां पर दो मॉडल दिए गए हैं, दो मॉडल यहां पर दिए गए हैं, एक है FRM80, दूसरा FRM85F, दोनों ही प्लाजर इंडिया की मशीनें हैं। इनके बारे में कहा गया बोथ द मशीन्स आर सिमिलर, दोनों मशीनें सेम हैं, एक्सेप्ट, यानी इनके अंदर फर्क क्या है, दैट द मक इन FRM इज थ्रोन इन द फ्रंट एंड द मक इन FRM इज थ्रोन इन द बैक साइड। ऐसा स्टेटमेंट यहाँ पर दावा किया गया है कि दोनों मशीन सेम है, FRM80 में आगे मक फेंका जाता है, FRM85 में जो है पीछे फेंका जाता है। इस तरीके से स्टेटमेंट है। क्या ये सही है या ये गलत है, ये हमें देखना है, क्या ये सही है या गलत है, ये हमें जरा देखना है। तो पैरा 309 के अंदर इसके बारे में दिया है, तो विल गो टू पैरा 309, पैरा 309 में हम जाएंगे अभी। देखिए दोस्तों, पैरा 309 में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ शोल्डर ब्लास्ट क्लीनिंग मशीनों के अंदर प्रेजेंटली 2 टाइप्स ऑफ शोल्डर ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन्स आर अवेलेबल ऑन इंडियन रेलवे, यानी इंडियन रेलवे में दो मशीनें हैं शोल्डर ब्लास्ट क्लीनिंग में, दो अलग अलग मॉडल्स हैं। एक है FRM80 और दूसरा है FRM85F। दोनों के अंदर सिमिलरिटी है, दो बोथ द मशीन्स आर सिमिलर except that the muck in FRM is thrown on the back side while the FRM in 85 in the front। यहां पर यानी उन्होंने क्या कहा है, 80 जो है, जो मक होता है, मिट्टी होता है, ये कहां फेंकती है, ऑन द बैक साइड 80, और 85 इन द फ्रंट, ये यहां पर है। हमारे क्वेश्चन में हमने क्या कहा है जरा देखते, 80 में हम देखो याद रखें, 80 में मैं यहाँ मैनुअल का कह रहा है, एटीएम में मैनुअल कह रहा है कि मग पीछे फेंका जाएगा मशीन के, 85 में आगे फेंका जाएगा। हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या आया था स्टेटमेंट। यहाँ पे लिखा है 80 में आगे फेंका जाएगा, 85 में पीछे फेंका जाएगा, जबकि यहाँ क्या है, 80 में पीछे, 80 में पीछे लिखा है, 85 में आगे लिखा है, हमने उल्टा स्टेटमेंट है हमारा, दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा जो है संडे का जो टेस्ट था, चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3, उसका टेस्ट था, उसका पेपर एनालिसिस था। आप लोगों में से करीब काफी लोगों ने ये पेपर दिया, 100+ लोगों ने ये पेपर दिया और अभी भी पेपर लोग अपनी सहूलत के हिसाब से दे रहे हैं।
दोस्तों आपने अगर ये पेपर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज नॉट इररेलेवेंट, इट इज फ्रॉम द मैनुअल, मैनुअल में से ही हमने लिया हुआ है। ऐसे ही पेपर आजकल एग्जाम में आ रहे हैं। तो जो है पेपर लेने के पीछे दो मकसद है। आपने कई जगह देखा होगा आंसर ऑल ऑफ द अबव भी था। मकसद यहाँ ये नहीं था कि आपसे आपका नॉलेज टेस्ट किया जाए। इस बहाने जो है हम एटलीस्ट मैनुअल को देखते हैं। जितनी बार आप ये पेपर एनालिसिस देखेंगे या आप पेपर देंगे, यू विल एटलीस्ट ओपन योर मैनुअल। आप मैनुअल को ओपन करेंगे, फिर मैनुअल में से आप पढ़ेंगे। तो दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड कंडक्टिंग दिस टाइप ऑफ टेस्ट। आई होप आप सभी लोगों ने इस टेस्ट को एंजॉय किया। इस पेपर एनालिसिस में आपने काफी कुछ सीखा। तो दोस्तों आपको मैंने जैसे बताया है कि हमारा जो है 5000 सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। 5000 सब्सक्राइबर्स वी हैव कंप्लीटेड रिसेंटली। उस वजह से दोस्तों हमने जो है, और हमारे इसके अलावा हमारी और भी जो खुशी आपके साथ शेयर करने की है वो ये है कि 25,000 वॉच हार्स कंप्लीट हो गए हमारे टेक्नोराइज चैनल के, और 2,50,000 व्यूज कंप्लीट हो गए। ये तीनों के तीनों इवेंट दोस्तों इस लास्ट वीक के अंदर ही वी हैव अचीव्ड। आई एम थैंकिंग ऑल ऑफ यू फॉर ऑल द सपोर्ट दैट यू हैव गिवन, जिस कारण से ये पॉसिबल हो पाया। आप लोगों के सपोर्ट के बगैर ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं हो पाता था। आप लोगों में से जो लोग भी इच्छुक होंगे कोर्स परचेस करने के, तो यहाँ पर जो है ये तीनों इवेंट कंप्लीट होने के खुशी में हमने जो है हमारे दोनों कोर्सेज के अंदर फ्लैट 5,000 का जो है ऑफर रखा हुआ है। अर्ली बर्ड ऑफर है, तो आप लोग जो है जल्द से जल्द इसका फायदा उठाएं। थैंक यू दोस्तों, कीप मोटिवेटिंग में लाइक दिस ओनली।